Assalamu alaikum students. I hope you are doing well and staying safe. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने 2025 का बायोलॉजिकल सिलेबस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ना है रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, कि हमारे पास बायोलॉजी की अदर साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। बेटा हमारे पास बेसिकली जो है बायोलॉजी क्लोजली लिंक्ड होता है नेचुरल साइंसेस के साथ, क्योंकि बायोलॉजी लाइफ के बारे में है। ठीक है, लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी। जैसे कि बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम लोग वाटर है तो H2O है, तो केमिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। अब हम लोग पानी पीते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर हम लोग बात करते हैं सांस लेने की तो O2 CO2, ठीक है, वो भी केमिस्ट्री से ताल्लुक रखता है। तो हम लोगों का बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ बहुत अहम किरदार है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में बेटा हमारा वेट आ जाता है, हमारी हाइट आ जाती है। ठीक है, अब हमारी हाइट है, हमारा वेट है। इसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मेजरमेंट आती है। ठीक है, कितने किलो है। अब हमारी लाइफ में खुराक भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी मेजरमेंट भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्थ साइंसेस की बात करते हैं बेटा। अर्थ साइंसेस का मतलब क्या है कि ज़मीन से रिलेटेड साइंसेस। अब हमने कोई चीज़ खानी है तो वो ज़मीन से, जैसे कि प्लांट है, हम लोग फल खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमें किससे मिल रहा है? अर्थ से। अब अर्थ की ग्रोथ में इंक्रीज होगी, अर्थ में जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी, तभी हम लोगों को जो है वो प्रोवाइड हो सकता है किसी ना किस्म का अच्छा फ्रूट। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हमारी ज़िंदगी जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंसेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसके अलावा बेटा हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए काम करते हैं कि इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, कि हमारा माहौल के साथ, अभी इनको समझने के साथ साथ हमें क्या मिल जाता है, हमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए कौन से काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें पता चल जाता है कि इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, हमारा माहौल के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, हमें माहौल क्या चीज़ें दे रहा है, अगर माहौल में ये चीज़ें ना हो तो हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। इसके अलावा हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी भी इसी पर डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही कुछ चीज़, तो क्या होगा कि हम लोगों को वो चीज़ सर्च करनी पड़ेगी, हमारे लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी जानने के लिए और इसके अलावा बेटा हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेव करते हैं हम लोगों का। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने बायोलॉजी के ज़रिए, बायोलॉजी प्रोसेसेस के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तमाम के तमाम मामलात को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ। बायोस का मतलब पढ़ा है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में, सुनिएगा तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि ज़िंदगी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी। हम लोगों के पास केमिकल रिएक्शन में हमारे केमिकल रिएक्शन का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, और उसके डिफरेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब्सटेंसेस, वो रिएक्शन, वो स्ट्रक्चर किस में हो? एक लाइफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में हो, तो हमारे पास वो किससे ताल्लुक रखेगा? बायो केमिस्ट्री से। बेटा जैसे कि एग्जाम्पल आती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। आप लोग को पता है फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट में होता है, जो कि फूड प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। फूड प्रिपेयर करने के लिए कैसे किया जाता है भाई? हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज बना रहे हैं तो ग्लूकोज क्या है? हम लोग प्लांट्स में जो है वेजिटेबल्स और उसमें स्टोर हो रहा होता है, वो डायरेक्टली हमें मिल रहा होता है। अब आपने देखा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है H2O केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, CO2 केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, ग्लूकोज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में की जाएगी? बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इंसानों के मुतालिक तरीके हमारी लिविंग सिस्टम के रिलेटेड है। अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सांस लेने का अमल, ठीक है, अगर देखें हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं? एक्सहेल कर रहे होते हैं। अब इसमें भी केमिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन हम लोग लिविंग सिस्टम्स में देख रहे हैं तो इसकी भी स्टडी किस में की जाएगी? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स को अच्छे से समझ रहे हैं, डेफिनेशन इसकी यहाँ तक कि एग्जांपल है, एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एग्जांपल आती है। ठीक है, आपको यही सारा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, सेकंड ब्रांच जो है, सेकंड रिलेशनशिप ऑफ साइंसेज है बायोफिजिक्स। बायो मीन लाइफ, जैसे कि आपको पता चल ही गया। ठीक है, फिजिक्स मीन फिजिक्स, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आता है इंसानी ज़िंदगी में, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। अब ये क्या है? जैसे कि बेटा हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास हमारी बोन्स हैं, जॉइंट्स। आपका जो है वो नी है, ठीक है, नी क्या करते हैं? मूव करता है। ठीक है, आपका शोल्डर है,
फॉर एग्जाम्पल आपका शोल्डर है, शोल्डर जो है वो इस तरह मूव करता है जैसे हमारे पास जो है वो डोर के जो हैं वो लीवर्स होते हैं, कब्जे होते हैं, ठीक है, आगे पीछे। इसी तरह हमारा बाजू मूव कर रहा होता है। तो क्या है कि हम लोग फिजिक्स के, अब हमारे उस जॉइंट को देखते हुए हमारी फिजिक्स ने क्या किया, डॉट्स प्रिपेयर किए, ठीक है। तो लिविंग, अब वो प्रिपेरेशन, वो बोन्स की, अब हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि भाई हमारे जॉइंट्स इस तरह से हर एक जॉइंट जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स को शो करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में जानना, डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में जानना, वो किस तरह से जॉइंट है, हमारे मसल्स किस टाइम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी किसमें की जाती है, बायोफिजिक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में फिजिक्स से जो प्रिंसिपल है ना, इन चीज़ों की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी। मैंने एग्जांपल आप लोगों को बेटा दे दिए, द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मसल्स। फंक्शन ऑफ मसल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी फिंगर को मूव करना है, अब क्या है, फिंगर हमारे पास ऐसे मूव कर रही है और ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो अब ये वाइब्रेशनल मोशन हो गई, फिजिक्स से ताल्लुक रखती है, किस एंगल में जा रही है, कैसे जा रही है, हमारी कौन से मसल्स किस टाइम मूव कर रहे हैं, कितने परसेंट मूव कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें किससे ताल्लुक रखते हैं, फिजिक्स से। लेकिन हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्रोसेसेस हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, तो इसकी स्टडी बायोफिजिक्स में की जाएगी, ठीक है। सिमिलर हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेटा मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंप्यूटेशनल, ठीक है। बायो मीन बायोलॉजी, ठीक है। तो बायो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के मिलकर लिविंग प्रोसेस की स्टडी करना जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स मॉडल्स भी आते हैं और अरिथमेटिक्स भी आते हैं। अब कैसे अब इसके रिलेशनशिप भी हो सकता है और ताल्लुक, इसके इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्टिमुलेशन कंप्यूटर के जरिए हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, ठीक है। अरिथमेटिक्स में से हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं हमारा मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक क्या है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी। मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। बायोलॉजिकल डाटा का मतलब क्या है कि आपने जो है वो अमाइनो एसिड प्रिपेयर करना है, ठीक है, अमाइनो एसिड प्रिपेयर करना है। अमाइनो एसिड में आप लोगों ने पाल्मेटिक एसिड प्रिपेयर करना है। पाल्मेटिक एसिड प्रिपेयर करना जो कि हमारे पास होता है C11H14। अब क्या होगा, अब कितने जो है वो अमाइनो एसिड मिले, कैसे मिले, कौन सा बॉन्ड बना, किस एंगल पे मिले, कितने कार्बन मौजूद थे, ठीक है। अब ये तमाम, और हम लोगों ने स्टोर किया, हम लोगों ने डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर किया, कितने काउंट करने के लिए हमने मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बेटा क्या है, बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की, वर्ल्ड की, रीजन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको हम बायो जियोग्राफी कहेंगे। बायो जियोग्राफी का मतलब क्या, क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बेटा मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने एक सुना हुआ है कि भाई जो कराची का साहिल समंदर है, हर साल जैसे ही जो है वो सर्दियाँ आती हैं तो बहुत से बर्ड्स उड़ कर जो है वो बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में आते हैं। तो होता क्या है कि बाहर के ममालिक का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हमारे ममालिक का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, सर्दियाँ हो जाती हैं। तो जो परिंदे सर्दियों में रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो ये वहाँ से जो है वो यहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोलॉजिकल डिफरेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब वो क्यों चेंज हुआ, किस वजह से चेंज हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ, इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में की जाएगी, बायोजियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिक्स क्या है, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्टेटिक्स, अब बायोस्टेटिक्स की अगर हम लोग एब्रिविएशन पढ़ते हैं बेटा तो वो क्या होगी, स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। बायो और स्टेटिक्स दो चीज़ों का मिक्सचर जो है वो बायो स्टेटिक्स कहलाता है। इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं और स्टेटिक्स को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट कहते हैं। कैसे बेटा, जैसे कि मैं कहती हूँ हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बनाएंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाएंगे। अब किसी इलाके में जो है वो मलेरिया की बीमारी हुई है, ठीक है, कितने परसेंट लोगों को हुई है, उनमें कितने बुजुर्ग थे, कितने जवान थे, कितने बच्चे थे, उन तमाम चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो एरिया कैसा है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी किस में की जाएगी, बायो स्टैटिक्स में। डेफिनेशन बेटा आप लोगों के यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद आप लोगों की एग्जाम्पल है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, बायोलॉजिकल रिसर्च है, पब्लिक हेल्थ है। नेक्स्ट बेटा आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, छोटे माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए इस्तेमाल करें तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है।
It deals with the uses of living organism or the components to develop a beneficial product process of various fields. जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल। मिसाल के तौर पर बेटा बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन बनाई जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब जो इंसुलिन है ना वो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंजेक्ट कर देते हैं और जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, इंसुलिन की ग्रोथ बढ़ती है। और बेटा आपको पता है बैक्टीरिया 1 मिनट में 10,000 से ज़्यादा कॉपियाँ तैयार करता है। ठीक है, तो इसीलिए बैक्टीरिया को, अब बैक्टीरिया एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए क्या करें हम लोग, किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिशियल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा बेटा ये तो एक ऑर्गेनिज्म की बात होगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या क्या है कि हम लोग जो हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ किस्म के जो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे पास प्लांट्स के जो है जड़ों के साथ, रूट्स के साथ अटैच हुए होते हैं। अब वो रूट्स क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड फराहम कर रहे होते हैं, और प्लांट क्या कर रहा होता है बेटा, उसे जो है वो खुराक दे रहा होता है। तो अब क्या है कि एक छोटे ऑर्गेनिज्म से जो है वो प्लांट को भी फायदा हो रहा है, और उसको अब मैंने ये कहा था कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं इसमें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास जो है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बेटा हम लोग डिफरेंट किस्म्स के, जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। कैसे कि अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास इंसेक्ट्स है, ठीक है, इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट्स पे या जो है फ्लावर्स पे बैठते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो आपने बागात देखे हुए, अमरूद के बागात, ठीक है, वहाँ छोटे छोटे फूल बने, फूल के बाद फल बना। अब फूल के ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स बैठे, इंसेक्ट्स बैठने से क्या हुआ कि पोलन ग्रेन उनके पाँव के साथ अटैच हुआ। अटैच होने के बाद जहाँ जहाँ वो इंसेक्ट गए उन पोलन ग्रेन गिरे, पोलन ग्रेन गिरने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास नई प्लांट बने। तो एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए हम लोगों ने क्या किया है, एक नई चीज़ पैदा की, ठीक है। अब वो जो है वो जो भी अमरूद का पौधा है, जो भी फल प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम लोगों ने खाने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। और अच्छा बेटा पुराने वक्तों में जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था वो योगर्ट था, ठीक है। योगर्ट क्या था कि हम लोग जैसे कि योगर्ट आपको पता है कि दही जमाई जाती है, मिल्क। अब योगर्ट में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। आप लोगों ने देखा कि भाई मम्मा अक्सर कहती हैं कि भाई खट्टा डाल दो इसमें तभी दही जमेगी। ऐसा नहीं होता कि हम दूध को वैसे ही रख दें तो दही जम जाएगी, नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा योगर्ट, चाहे मिनिमम क्वांटिटी, फ्यू ड्रॉप्स ही क्यों ना हो, हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के अब होता क्या, उन ड्रॉप्स में बैक्टीरिया बेसिकली बेटा मौजूद होता है। उस बैक्टीरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है और योगर्ट प्रिपेयर करता है। तो शुरू शुरू में हालांकि ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। दही तो हम लोगों को पता है कि हमारे जो दादा हैं, दादा पर दादा भी जमाते थे, लेकिन क्या था कि तब हमें पता नहीं था कि भाई हम लोग जो योगर्ट डाल रहे हैं उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा बेसिकली आप लोगों के पास ये जो है ये आप लोगों ने कीवर्ड्स पढ़ लेने कि बायोकेमिस्ट्री किसका मुखफ़फ़ है, बायोइकोनॉमिक्स किसका मुखफ़फ़ है, कंप्यूटेशनल बायो क्या है, मैनी साइंस। अब बायोटेक्नोलॉजी मैंने बता दिया आपको, मैनी साइंसेज है, बहुत से साइंसेज हैं, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी भी इसी में आती है कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है इस्तेमाल किया है इंसानी बेनिफिशियल के लिए। बायोस्टेटिक्स क्या है कि हम लोगों ने स्टेटिक्स से यानी डिस्ट्रीब्यूशन की है, हम लोगों ने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पब्लिसिटी बनाया। अब बेसिकली जो आप लोगों के पास पूरा टॉपिक है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, राइट फ्यू ब्रांचेस, या नाम दे दिए होंगे तो अपने डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बेटा आप लोग की एक ब्रांच, एक जो है अदर साइंसेज रहती हैं वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन आपको पता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास, जैसे कि आजकल आप देखते हैं तो हमारे पास जगह कम है, ठीक है, हमारे पास जगह कम है लेकिन खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसी क्रॉप्स की, ऐसी वराइटीज़ को तैयार कर रहे हैं कि जो मिनिमम क्वान्टिटी में खाई जाए लेकिन इंसानों का जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके,
ठीक है। तो ये किस साइंस के जरिए की जा रही है? बायो इकोनॉमिक्स के जरिए की जा रही है। ठीक है। डेफिनेशन है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रोफिशियल ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। अब कॉस्ट का मतलब क्या है कि अब जाहिर बात है हम लोग जो हैं वो इस तरह के प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रकम लगानी पड़ेगी है। अब वो जो रकम लगा रहे हैं क्या हमें उतनी प्रॉफिट में मिल भी रही है? क्या हमारी वो रकम निकल कर हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है? अभी ये तमाम चीज़ों की स्टडी बेटा बायो इकोनॉमिक्स में की जाती है, यानी कि आपके प्रॉफिट और कॉस्ट के बारे में भी कैलकुलेट इसी ब्रांच में किया जाएगा। अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स है, हमने नए किस्म के जो हैं वो क्रॉप्स को तैयार किया है। अब कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा लोग खा रहे हैं? ठीक है। अब सारी बात है बेटा, उस क्रॉप्स को खाया जाएगा जो जो कि थोड़ी कम महंगी होगी और जिसकी वजह से लोगों का पेट ज़्यादा जल्दी भर जाता होगा। देखिए अक्सर आजकल हम लोग जैसे कि बर्गर शवारमा वगैरह खा तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम रेगुलर नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, दूसरा ये है कि हम रोज़ उसे खा नहीं सकते, हमारा पेट नहीं भरता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग रोटी देखते हैं तो रोटी हम रेगुलर भी खा सकते हैं। क्या होता है कि वो तो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, और उसको जो है वो हम लोग जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। हालांकि क्रॉप्स मतलब होता है अनाज, अनाज से ही बन बनाया जाता है, ठीक है, जो हम लोग बर्गर में खा रहे होते हैं, और अनाज से ही रोटी बनाई जाती है। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला हो, अच्छा बेटा ये 7th वाली ब्रांच है, पहले वाली 6 ब्रांचेस थे। आप लोगों से कुछ ब्रांचेस का पूछा जाएगा कि राइट फ्यू ब्रांचेस, या पूछा जाएगा नाम दे दिए जाएंगे, तो आप लोग सिंपल डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो आप लोगों का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं, शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बना सकूँ। और मेरा मकसद आप लोगों को अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाकर तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन देना है। तो काइंडली आप लोग हर एक लेक्चर को सुनिएगा ताकि आप लोग के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दूसरे दोस्तों की भी मदद हो सके।